आपने बीजेपी की सरकारों में इस्तीफा होते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। यहां पर लोग मर जाते हैं तब भी इस्तीफे नहीं होते। यहां पर सैकड़ों लोगों की जान चली जाए तो भी इस्तीफे नहीं होते। हमने देखा ही। लेकिन पहली बार भाजपा की सरकार में एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, और वो भी पूर्ण बहुमत की एक तरीके से सरकार चल रही है। वहां पर इस्तीफा हो गया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में एक इस्तीफा। दोस्तों, भाजपा का पहला विकेट गिर चुका है। किस तरह से आधी रात में भाजपा के अंदर सीधे तौर पर इस्तीफा लिया गया है। अभी तक इस तरह की खबरें सामने निकलकर नहीं आती थी कि बीजेपी के अंदर किसी भी तरह से इस्तीफा लिया गया हो या वहां पर इस्तीफा दिया गया हो। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भाजपा के मंत्री, जी हाँ, बीजेपी के अंदर जो मंत्री है उनका इस्तीफा लिया गया। आखिर पर्दे के पीछे का असली खेल क्या है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने बीजेपी की सरकारों में इस्तीफा होते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। यहां पर लोग मर जाते हैं तब भी इस्तीफे नहीं होते। यहां पर सैकड़ों लोगों की जान चली जाए तो भी इस्तीफे नहीं होते। हमने देखा ही। लेकिन पहली बार भाजपा की सरकार में एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, और वो भी पूर्ण बहुमत की एक तरीके से सरकार चल रही है। वहां पर इस्तीफा हो गया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में एक इस्तीफा हुआ है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया है। क्यों इस्तीफा हुआ है, और इस्तीफा लेना कितना जरूरी हो गया था, और इस्तीफा लेने की पूरी पटकथा कैसे आधी रात को लिखी गई, और उसके बाद आधी रात को इस्तीफा हुआ है तो वजह दोस्तों बहुत बड़ी होगी। कोई ना कोई बड़ा पर्दा उठने वाला होगा। सागर बंगले पर, देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर इस्तीफा लेकर के पहुंचता है, और उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस मीडिया के कैमरों के सामने आकर के कहते हैं कि मैंने मंत्री का इस्तीफा ले लिया है, और इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, और अब आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। क्या मजबूरी रही होगी, जरा सोचे इस बात को। 1200 पन्ने की चार्जशीट निकल करके सामने आई तब भी इस्तीफा नहीं हुआ था, लेकिन एक फोटो निकल करके सामने आई और उसके बाद में इस्तीफा हो गया। ये है, बताइए, एक फोटो ने इस्तीफा करा दिया। ताकत। अगर सबूत सामने नहीं आता तो इस्तीफा नहीं होता। 1200 पन्ने की चार्जशीट एक तरफ रखी रह जाती। अगर एक सीसीटीवी फुटेज वो लीक नहीं होता तो इस्तीफा नहीं होता। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है, और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। अब जरा इस मामले को समझिए, ये आखिरकार पूरा मसला क्या है, ये खबर आप मसला क्या है, और आखिर क्यों आधी रात को इस्तीफा हुआ? महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा मर्डर का आरोपी उनका करीबी है, हत्या के दौरान पीटते हुए और शराब करते हुए तस्वीरें निकल करके सामने आई। अब जरा इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। इन दो तस्वीरों में वैसे तो दोनों तिलकधारी हैं, लेकिन जिसने गमछा डाला हुआ है यह है धनंजय मुंडे। धनंजय मुंडे देवेंद्र फडणवीस की सरकार के अंदर मंत्री हैं, और धनंजय मुंडे उनका करीबी है। ये बगल में खड़ा हुआ शख्स जिसका नाम है वाल्मीकि कराड़, और ये वाल्मीकि कराड़ एक तरीके से बिजनेस पार्टनर है धनंजय मुंडे का। धनंजय मुंडे के बिजनेस पार्टनर, उस पर आरोप है कि उसी के एक और साथी सुदर्शन घुले, इन्होंने एक सरपंच की हत्या कर दी जिसका नाम है संतोष देशमुख। अब जरा ये तस्वीर देखिए एक बार। यह है संतोष देशमुख जिनकी हत्या कर दी गई, और एक तस्वीर ऐसी निकल करके सामने आई है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि वो तस्वीर है वो सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट, जिसमें ये मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीड़ित को मारते हुए, जिसकी जान चली गई। सरपंच संतोष देशमुख, उसकी जान चली गई, उसको मारते हुए, पीटते हुए, लाठी डंडों से, वीडियो है बाकायदा, मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उस पर पेशाब भी कर रहे हैं। बताइए, ये फिर से हरकत दोहराई गई है दोस्तों।
इससे और पहले बड़ी भी बात क्या आदिवासी है के ऊपर दोस्तों? मुद्दा क्या था? बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सीआईडी ने 1200 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी। 1200 पन्नों शायद की इससे पहले चार्जशीट भी 27 आदिवासी के फरवरी साथ को ऐसी हरकत हुई थी, सीआईडी ने याद शामिल होगा की आप थी लोगों और को, आज शायद सीधी के 4 अंदर का तारीख कांड को था जो वो। है वो इसमें इस्तीफा हुआ है। यानी सरकार के पास में आधिकारिक तौर पर जो जानकारी है वो 27 फरवरी को ही निकल करके सामने आ गई थी। 5-6 दिन हो चुके हैं और उससे पहले भी सरकार के पास में तो सारी जानकारी रहती है। सरकार तो पता कर ही लेती है कि जब 2-2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है, मंत्री का करीबी, मंत्री का बिजनेस पार्टनर उसमें इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है सरकार के पास में सारी जानकारी होती है। और ऐसे में फिर भी इसको दबाने की पूरी कोशिश की गई, इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि इसमें न केवल सरपंच की हत्या का मामला था बल्कि इसके साथ साथ कंपनियों से पैसा लेने का भी मामला था। बताइए, मैं इसकी टाइमलाइन आपको बताऊं इतने कि बड़े कैसे कांड जो हुए है ये हैं। पूरा मामला खुल करके निकल करके सामने आया है। उससे पहले एक बार जरा आप सुनिए आदित्य ठाकरे को सुनिए। और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं बल्कि सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुकी है। सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था कानून की परिस्थिति बनी है बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। कभी कोई बस में रेप होता है और राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि ये सब शांत थी वो महिला, तो इसलिए कुछ हो सका नहीं, कुछ एक्शन हो सकी नहीं। कैसी बात है, कैसा न्याय है, कैसा कानून है? अगर कोई एक्शन अभी आज ना ले, पूरी सरकार बर्खास्त ना हो, तो ये महाराष्ट्र में कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन सी महिला या कौन सा पुरुष सुरक्षित है? ये हम सारे नागरिकों का विषय है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। तो सरकार कितनी कामयाब है या सरकार नाकाम साबित हो चुकी है, अब मैं खबर आपको बताने वाला हूं। इस खबर के आधार पर आप समझिए। दावा यह है कि 2 करोड़ रुपए की वसूली रोकने के लिए सरपंच की हत्या कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की चार्जशीट में वाल्मीकि कराड़ भीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मास्टरमाइंड था। कराड़ ने भीड़ में मौजूद एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के भूमि अधिग्रहण अधिकारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। संतोष ने इसका विरोध किया, इसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई। एसआईटी ने सबूत के तौर पर आरोपियों से बरामद फोन कॉल की रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक लैब द्वारा प्रमाणित सीसीटीवी फुटेज पेश किया। अब देखिए आप, इतना सब कुछ जो है वो हमारे सामने है, इतने सारे सबूत जो है वो सामने है, तो अब ये हमारे सामने आए हैं। सरकार के सामने तो बहुत पहले से थे। और जरा ये टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये टाइमलाइन देखिए किस तरीके से नवंबर से खेल चल रहा था, लेकिन फिर भी मंत्री बनाया गया इस साहब को। 29 नवंबर से खेल चल रहा है। मामला है जिसमें विंड मिल कंपनी के कर्मचारियों का अपहरण किया गया, बदले में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। आरोप लगा सुदर्शन घुले पर। 6 दिसंबर 2024 को आरोपी अन्य साथियों के साथ में मासाजोग गांव की फैक्ट्री साइट पर पहुंचा। वहां मौजूद गार्ड और कर्मचारियों पर हमला किया गया। सरपंच देशमुख ने बीच बचाव किया। 7 दिसंबर 2024 को सुदर्शन घुले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। घुले वाल्मीकि कराड़ का करीबी था और कराड़ मंत्री धनंजय मुंडे का बिजनेस पार्टनर है। अगले दिन घुले जमानत पर बाहर आ गया। इसे कहते हैं सरकार के साथ में जुगलबंदी। 9 दिसंबर 2024 को घुले ने अपने साथियों के साथ में मिलकर के पहले सरपंच देशमुख की कार रोकी और बाद में उनका अपहरण किया। कुछ घंटे बाद ही सरपंच देशमुख का शव मिला। 10 दिसंबर 2024 को मासाजोग गांव के लोगों ने इस हत्या को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके इस प्रदर्शन को मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे का भी साथ मिला। 11 दिसंबर 2024 को पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के मामला दर्ज किया और अपनी जांच शुरू कर दी। 31 दिसंबर 2024 को वाल्मीकि कराड़ और उनके 6 गुर्गों को महाराष्ट्र पुलिस ने मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए जरा किस तरीके से पूरा मामला है। मतलब सीधे तौर पर यह लग रहा है, सीधे तौर पर यह टाइमलाइन बताती है कि अगर सरकार ने काम किया होता, पुलिस ने काम किया होता, तो सरपंच संतोष देशमुख मारे नहीं जाते। लेकिन वाल्मीकि कराड़ वो मंत्री का करीबी है और इस वाल्मीकि कराड़ का करीबी है सुदर्शन घुले।
ये सुदर्शन घुले जो है वो फटाफट जमानत पर बाहर आ जाता है। जब बताइए, इतने ये गंभीर सब कुछ हो आरोप रहा है। लगते हैं ना, तो उसके बाद में आरोपी की सुनवाई होने में टाइम बहुत लग जाता है, जमानत उसको मिलने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप किसी बड़े धन्ना सेठ के या किसी आप सरकार में बैठे हुए मंत्री के करीबी हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आप कंसिडरेशन है तो आप इस मामले में होती को भी कोई नजर कुछ आती नहीं है। कर सकता। अब सबसे बड़ी चीज ये है इस पूरे मामले के अंदर, अभी भी सरकार ये नहीं मान रही है कि उसका इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि उसका नाम जो है वो हत्याकांड में आया है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर हत्याकांड में नाम है, हत्याकांड में मंत्री का बिल्कुल करीबी है, बिजनेस पार्टनर शामिल है, तो मंत्री जी उसमें दोषी नहीं है क्या, या मंत्री जी का नाम नहीं आएगा क्या? सिर्फ इस्तीफा क्यों? दूसरा सवाल ये, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? और दूसरी बात आप क्यों देखिए, नहीं? अजीत पवार गुट के ये विधायक हैं और अजीत पवार गुट के ही। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से अगर फोटोज और एविडेंस ना होते तो 1200 पन्ने की चार्जशीट भी टेबल पर एक साइड रखी रहती, शायद पीड़ित को इंसाफ ना मिल पाता। जिस तरह की तस्वीरें हम आज से पहले भी देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जिस तरह से व्यवस्थाएं सामने देखने को मिली है उस पर किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं हुआ आज तक। अभी हाल ही का कुंभ मेले का मामला देख लीजिए, उससे पहले मणिपुर का मामला देख लीजिए, लेकिन कोई भी इस्तीफे जैसी स्थिति भाजपा के अंदर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर इस्तीफा लिया गया है और इस्तीफा दिया गया है। आप लोग समझ सकते हैं कि खेल कितना ही बड़ा होगा। अब दावा ये किया जा रहा है कि नवंबर से मामला चल रहा था, लेकिन फिर भी मामले को ठंडे बस्ते के अंदर डाल रखा था, पेंडिंग में डाला हुआ था, लेकिन अब तस्वीरें सामने निकल कर आई, उसके बाद इस्तीफा लिया गया है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर आवाज उठाई जा रही है कि सरकार को पूरी तरह से बर्खास्त करना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।